वीडियो गेम्स में अगर कोई खिलाड़ी सबसे कमजोर है तो वो अक्सर गेम खेलना छोड़ देता है। लेकिन सोलो लेवलिंग की इस खौफनाक दुनिया में जहां इंसान रोज राक्षसों से लड़ते हैं, वहां लेवल 1 पर अटके रहने का मतलब है रोज मौत से खेलना। हाँ यार। और आज की हमारी इस खास चर्चा में हम इसी सबसे कमजोर हंटर सुंग जिनू के हैरत अंगेज सफर को समझेंगे और साथ ही उस रहस्यमयी सिस्टम की सच्चाई भी खंगालेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस दुनिया की सबसे क्रूर सच्चाई से। मतलब हंटर्स की जो रैंक होती है वो तो जन्म से ही तय हो जाती है ना। एकदम सही कहा। ई रैंक का मतलब है कि आप इंसानियत की रक्षा करने वालों में एकदम निचले पायदान पर हैं। कोई स्कोप ही नहीं ऊपर जाने का। कोई ट्रेनिंग या मेहनत आपकी रैंक नहीं बढ़ा सकती। ये प्रकृति का एक अटल नियम है। और ये अटल नियम तब टूटता है जब जुनवू एक डबल डंजन में फंस जाता है। मतलब एक आम डंजन के अंदर छिपा हुआ एक और बेहद खतरनाक और गुप्त डंजन। वो मूर्तियां वाला सीन जहां विशालकाय मूर्तियां लोगों को एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल रही होती हैं। हाँ, बहुत डरावना था वो। वहां से जिंदा निकलने के बस 3 अजीब नियम थे। भगवान का सम्मान करो, उसकी स्तुति करो और अपना विश्वास साबित करो। और मौत के बिल्कुल मुहाने पर जब जिन्वो अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो नीली स्क्रीन। हाँ बिल्कुल। उसके सामने एक नीली जादुई स्क्रीन चमकती है जो उसे प्लेयर बनने का विकल्प देती है। यार, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई खिलाड़ी जिंदगी भर एक असंभव गेम में पिटता रहे और अचानक उसे एक सीक्रेट चीट कोड मिल जाए जो दुनिया के सारे नियम ही पलट दे। सही बात है। फिर ये नया सिस्टम उसे रोज टास्क देता है, जैसे पुशअप्स करना, रनिंग करना। और अगर उसने टास्क पूरा नहीं किया तो सजा के तौर पर उसे जानलेवा राक्षसों वाले रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। मतलब पेनल्टी जोन में। हाँ, सिस्टम लगातार उसे अपनी सीमाएं लांघने पर मजबूर करता है। लेकिन जिन्वू ये सब एक खास मकसद से कर रहा है। अपनी माँ के लिए, राइट। हाँ, उसकी माँ इटर्नल स्लीप डिजीज नाम की एक बीमारी से जूझ रही हैं। ये एक ऐसी हालत है जहाँ शरीर हवा में मौजूद जादुई ऊर्जा को, जिसे माना कहते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इंसान एक कभी न खत्म होने वाली गहरी नींद में चला जाता है। इसका इकलौता इलाज सिर्फ इस सिस्टम से मिलने वाले होली वाटर ऑफ लाइफ से ही हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है। रुको, यही मुझे भी एक बड़ी दिक्कत नजर आती है। देखो, ये सिस्टम उसे ताकत तो दे रहा है, लेकिन ये उसे डोंगसोक और तेशिक जैसे इंसानों को बेरहमी से मारने पर मजबूर भी कर रहा है। हाँ, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर कर देता है। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या ये सच में कोई जादुई वरदान है, या फिर ये उसे जानबूझकर एक बेरहम हत्यारा बना रहा है। ये मदद कम और एक दिमागी खेल ज्यादा लगता है। किटेक नाम की एक रहस्यमयी सत्ता ने बनाया है। अच्छा, तो इसका असली मकसद क्या है? इसका काम जिन्वू की मदद करना या उसे दुनिया का रक्षक बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका काम है जिन्वू के शरीर की कंडीशनिंग करना। कंडीशनिंग? मतलब उसे किसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। एकदम सही पकड़े। सिस्टम उसे धीरे धीरे इस लायक बना रहा है ताकि वो एक बहुत ही प्राचीन और खूंखार शक्ति यानी शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न का एक वेसल बन सके। एक बर्तन? अरे वाह, तो ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। हाँ, ये सिस्टम मूल रूप से उसके कमजोर शरीर और दिमाग को उस अपार शक्ति का बोझ सहने के लिए अंदर से बदल रहा है। ओहो, मतलब वो कोई हीरो नहीं बल्कि सिर्फ एक बलि का बकरा है जिसे मोटा किया जा रहा है। और पता है, इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब उसका सामना डंजन बॉस इग्रिस द ब्लड रेड से होता है। बिल्कुल। इग्रिस के साथ लड़ाई इस पूरी प्रक्रिया की चरम सीमा है। इग्रिस एक बेहद सम्मानजनक योद्धा है। हाँ, जब वो देखता है कि जिन्वू के पास कोई हथियार नहीं है तो वो भी अपनी विशाल तलवार फेंक देता है और निहत्था लड़ता है। इस खूनी संघर्ष में जीतने के बाद ही जिन्वू नेक्रोमांसर से सीधा शैडो मोनार्क की गद्दी हासिल कर लेता है। और फिर वो आइकॉनिक पल आता है जब वो अराइज बोलकर इग्रिस को अपनी परछाइयों वाली फौज में शामिल कर लेता है। यहाँ मुझे अंग्रेजी डबिंग की एक खास बात पर जोर देना है। एलेक्स ले की वॉइस एक्टिंग। हाँ यार, वॉइस एक्टर एलेक्स ले का काम अविश्वसनीय है। और इस प्रक्रिया में एडीआर डायरेक्टर कैटलिन ग्लास के काम को समझना भी बहुत अहम है। उनका क्या रोल था इसमें? देखो, एडीआर डायरेक्टर का काम होता है डबिंग के दौरान एक्टर्स की आवाज को विदेशी भाषा वाले किरदार के हाव भाव और कहानी के साथ बिल्कुल सटीक बिठाना। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आवाज में जिन्वू का मानसिक और शारीरिक विकास साफ झलके। हाँ, क्योंकि शुरुआत में जिन्वू की आवाज एकदम डरी हुई, पतली और कांपती हुई सी लगती है। बिल्कुल एक सहमे हुए टीनेजर की तरह।
और इग्रिस को हराने तक वही आवाज एक गहरी, वयस्क और खतरनाक टोन में बदल जाती है। ये एक इंसान के अंदर तक बदल जाने का भयानक एहसास दिलाता है। एकदम। और अब जबकि जिन्वू अपनी एक पूरी शैडो आर्मी खड़ी कर चुका है, तो खतरे भी काफी बढ़ गए हैं। जेजू आइलैंड वाला मामला? हाँ, जेजू आइलैंड पर विशालकाय चींटियों के रूप में नए और खतरनाक राक्षस विकसित हो रहे हैं। खैर, ये सब एक बहुत ही भयानक सवाल खड़ा करता है। वो क्या? अगर ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था ताकि जिन्वू को किसी और के लिए एक वेसल बनाया जा सके, तो जब वो अपने शक्ति के एकदम चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो इस अपार शक्ति को अपने नियंत्रण में रख पाएगा, या ये चीट कोड वाला सिस्टम आखिरकार उस खिलाड़ी को ही पूरी तरह निगल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आगे विचार करना होगा।